CH1, तुम कौन हो? एक सुनसान सड़क पर एक लड़का तेजी से भाग रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें फूल रही थी और उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। पर फिर भी वो चाह कर भी रुक नहीं सकता था। वो ना चाहते हुए भी बस भाग रहा था। उसके पीछे एक लाल रंग की तेज स्पोर्ट कार उस लड़के का पीछा कर रही थी। उस स्पोर्ट कार में एक लड़का और एक लड़की दोनों हंसते हुए अपने सामने के लड़के को भागते हुए देख रहे थे। उस कार में बैठी लड़की ने कहा, बेबी, ये बेचारा कब से भाग रहा है। बस इसे और तड़पाना सही नहीं है। चलो अब उसे इस भाग से फ्री कर देते हैं। उस लड़की की बात सुनकर कार चला रहा वो लड़का मुस्कुराते हुए उस लड़की की ओर देखने लगा और फिर उसने कहा, ठीक है बेब्स, अब इस बेचारे को हमेशा के लिए आराम दे देते हैं। ये कहने के बाद उस लड़के ने अपनी कार का एक्सीलेटर जोर से दबा दिया और फिर उनकी स्पोर्ट्स कार की स्पीड एक ही झटके में तेज हो गई और वो तेजी से सड़क पर भाग रहे लड़के की ओर चली गई। जब सड़क पर भाग रहे उस लड़के के कानों में कार की आवाज़ तेज और तेज होने लगी, तब उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा और बुरी तरह से थका हुआ होने के बाद भी उसने और तेजी से भागने की कोशिश की। लेकिन बस कुछ भी देर बाद वो स्पोर्ट्स कार उस लड़के के पास आ गई और फिर उस स्पोर्ट्स कार ने उस लड़के को सीधे उड़ा दिया, जिससे वो लड़का कार की टक्कर से घायल होकर सड़क पर दूर जा गिरा। उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसकी सांसें भी धीमी चल रही थी। लेकिन इस टक्कर के बाद भी वो लड़का अब तक मरा नहीं था। उस लड़के को टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी एक तेज ब्रेक के साथ रुक गई। इसके बाद उस गाड़ी से वो दोनों लड़का और लड़की बाहर आए और धीरे धीरे चलते हुए उस घायल लड़के के पास आ गए। उसके सिर के पास खड़े होकर उसे देखते हुए वो दोनों हंसने लगे। हा। इसके बाद उस लड़की ने कहा, बेब्स, देखो वो अब भी कितना जिद्दी है। इतनी जोर की टक्कर लगने के बाद भी वो मेरा नहीं। इस पर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, हा, तो बेब्स चलो इसकी जिद को खत्म कर देते हैं। ये कहते हुए उस लड़के ने उस लड़की को अपनी ओर खींच लिया और फिर वो दोनों उस घायल लड़के की ओर देखने लगे। इसके बाद वो लड़का अपनी कार के पास गया और वहां पर अपनी कार से उसने एक लोहे का राड लिया और उसके साथ खेलता हुआ वो उस घायल लड़के के पास आ गया। इसके बाद जब वो लड़का उस घायल लड़के पास गया, तब उसके बगल में खड़ी लड़की ने कहा, बेबी, क्या मैं ये कर सकती हूँ? प्लीज़ ये मुझे दो ना, मैं इसे अपने हाथों से करना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ऑफ कोर्स, वाई नॉट। लो तुम ये शुभ काम अपने हाथों से करो। ये कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में रखी लोहे की राड उस लड़की को दे दी। उस लोहे के राड को अपने हाथों में लेकर उसने दया भरी नज़रों से उस घायल लड़के को देखा और फिर उसने कहा, ओह दक्ष, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। अब देखो तुम्हें इसके लिए कितनी बड़ी सजा चुकानी पड़ रहा है। खैर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बॉडी को हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है? ये कहने के बाद वो लड़की और लड़का दोनों उस घायल लड़के जिसका नाम दक्ष था, उसे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। इस समय दक्ष की आंखों में निराशा, उदासी, बेबसी, नाराजगी और गुस्सा सभी तरह के इमोशन दिखाई दे रहे थे। उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि जिस लड़की पर उसने भरोसा करके उसकी मदद करने की कोशिश की थी, वहीं उसके साथ ऐसा कर रही थी। ये सोचकर ही उसकी आंखों से अनजाने में आंसू गिर पड़े। इसके बाद वो लड़की राड को लेकर शौर्य के सिर के पास आ गई और फिर वो लोहे की राड को जमीन से टकराने लगी। राड की जमीन से टकराने की आवाज़ दक्ष के कानों में साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका पूरा दिल कई टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखें इस समय गुस्से से भरी हुई थी। वो अपने सामने खड़े दोनों लोगों को मारना चाहता था, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए उसका चेहरा बेबसी और गुस्से से भरा हुआ था। इसके बाद अगले ही पल उस लड़की ने अपने हाथ में रखी लोहे की छड़ को हवा में उठा और उसे जोर से दक्ष के सिर पर दे मारा। उस लड़की के इस वार से दक्ष की सांस पूरी तरह से बंद हो गई और अनिच्छा, गुस्सा और बदला लेने की भावना के साथ उसकी आंखें उन दोनों लोगों की ओर टिक गई। इस समय तक दक्ष की सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थी और वो मर चुका था। कुछ समय बाद, ये मैं कहाँ हूँ? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? दक्ष ने अपने आस
पास देखा और पाया कि वो किसी अंधेरे कमरे में था। जब शौर्य इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? ये आवाज बहुत ही कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आवाज अब किसी भी पल बस गायब होने वाली है। उस आवाज को सुनकर दक्ष अचानक चौंक गया और फिर उसने कहा, मैं दक्ष हूं। तुम कौन हो और यहां इतना अंधेरा क्यों है? इस पर उस आवाज ने कहा, मैं भी दक्ष हूं। बस फर्क इतना है कि अब मैं मर रहा हूं। उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष अवाक रह गया और फिर उसने कहा, मर रहे हो? इसका क्या मतलब है? तब उस आवाज ने दोबारा कहा, मेरे पास अब इतना समय नहीं बचा है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकूं। मैं बस तुम्हें ये बता सकता हूं कि अब से तुम मेरे इस शरीर के नए मालिक हो, मेरे इस शरीर की नई आत्मा। मैं तुमसे बस इतनी सी विनती करना चाहता हूं कि जिसने मेरे साथ ये किया है, तुम उससे मेरा बदलो लो। बस मुझे तुमसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। CH2 अब ये मैं हूं। उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज उससे क्या कहना चाह रही थी। उसका मन इस समय पूरी तरह से उथल पुथल से भर चुका था। दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरा शरीर, आत्मा, बदला। ये बुदबुदाने के बाद दक्ष ने दोबारा कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। इस पर उस आवाज ने दोबारा कहा, जब तुम जागोगे और मेरी यादों को अपनी यादों के साथ एकीकृत करोगे, तब तुम्हें सब कुछ पता चला जाएगा। ये कहते हुए वो आवाज और भी ज्यादा धीमी होने लगी और गायब होने लगी। उस आवाज ने गायब होते हुए कहा, बस मेरे पिताजी का हमेशा ख्याल रखना और तब मैं आराम से जा सकता हूं। ये कहते हुए वो आवाज गायब हो गई। उस आवाज की बात सुनकर दक्ष पूरी तरह से अवाक रह गया और फिर अगले ही पल स्वीश, उसके आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसकी आंखें धुंधली हो गई। इसके बाद अचानक दक्ष ने अपनी आंखें खोली। इस बार उसके सामने अंधेरा नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर किसी महल के कमरे की दीवारें थी। दक्ष ने पाया कि इस समय वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। ये देखकर दक्ष चौंक गया और फिर उसने कहा, क्या मैं मरा नहीं? ये कौन सी जगह है? क्या मैं कोई सपना देखकर रहा हूं? ये कहते हुए दक्ष ने उठने की कोशिश की, तब उसे अचानक अपने शरीर में तेज दर्द का एहसास होने लगा। दक्ष ने अपने दर्द को सहा और उठकर बैठ गया। जब उसने अपनी नजरें दौड़ाई, तब वो अपने चारों ओर देखकर हैरान रह गया। उसने पाया कि अब वो एक पूरी तरह से नई जगह पर आ गया था। दक्ष ने अपने मन में कहा, ये क्या बकवास है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? जब दक्ष ने इतना भर कहा ही था कि इतने में उसके दिमाग पर एक तेज और जोरदार झटका लगा और उसे अपने सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके आंखों के सामने बहुत सारी स्मृतियां और दृश्य चलने लगे। ये सभी यादें दक्ष के दिमाग में एक एक करके एकीकृत होने लगे। कुछ समय बाद जब दक्ष के दिमाग में सारी यादें एकीकृत हो गई, तब उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो दोबारा अपने बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ ही समय में दक्ष की चीख सुनकर उसके कमरे में कुछ लोग दौड़ते हुए अंदर आए। इनमें एक बूढ़ा आदमी, 2 नौकर और कवच पहने एक आदमी था। उस आदमी ने कहा, वैद्य जी, क्या हुआ? शौर्य इस तरह से चीखा क्यों? आपने तो अभी कहा था कि शौर्य की हालत बहुत गंभीर है और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, तो फिर ये चीख? इस पर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, महामहिम, मैं अभी देखता हूं। ये होने के बाद वो बूढ़ा वैद्य दक्ष को जांचने लगा। कुछ समय तक दक्ष की जांच करने के बाद अचानक उस बूढ़े वैद्य की आंखें आश्चर्य से भर गई और उसने कहा, असंभव, ये कैसे हो सकता है? उस बूढ़े वैद्य की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत कहा, क्या हुआ वैद्य जी? क्या दक्ष, क्या वो? उस आदमी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी जैसे किसी सदमे से जाग हो। उसने अपनी आश्चर्य भरी आंखों से उस आदमी की ओर देखा और फिर उसने कहा, महामहिम, मैंने आज सुबह ही राजकुमार का निरीक्षण किया था और इस बात की कोई भी संभावना नहीं थी कि वो अब बच पाएंगे, किंतु अब। उस बूढ़े वैद्य की बात सुनकर उस आदमी के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई और फिर उसने कहा, पर अब क्या वैद्य जी? उस आदमी की बात सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, पर अब जब मैंने राजकुमार के शरीर की जांच की तो पाया कि उनकी सभी गंभीर घोंटे ठीक हो चुकी है और सिर्फ कुछ बाहरी घोंटे ही बची है। ये एक चमत्कार है।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उस बूढ़े वैद्य की ये बात सुनकर वो आदमी और दोनों नौकर भी एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर अगले ही पल उस आदमी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने खुशी से कांपते हुए कहा, वैद्य जी, क्या ये सच है? क्या आप सच कह रहे हैं? दक्ष अब ठीक है। उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, जी महामहिम, अब राजकुमार खतरे से पूरी तरह से बाहर है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद कुछ और बात करने के बाद सभी लोग उस कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन जब दक्ष ने दोबारा अपनी आंखें खोली, तब उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। उसने खुद से कहा, दक्ष, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस जीवन में मैं किसी को भी खुद को धमकाने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मैं उन सभी से तुम्हारा बदला लूंगा। अब तुम आराम से जा सकते हो। ये कहते हुए दक्ष की आंखें और भी ज्यादा दृढ़ हो गई। अपनी पूरी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसकी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को ये पता चला कि दक्ष अब पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया में है, जहां सिर्फ मजबूत लोगों का ही सम्मान किया जाता था और कमजोरों को धमकाया जाता था। अपनी यादों से दक्ष को पता चला कि उसकी आत्मा अपने समान नाम वाले एक 18 वर्षीय लड़के के शरीर में आ गई है, जो अभी मृत्यु के निकट था। उसे अपनी यादों से पता चला कि कुछ समय पहले 4 पर्वतीय संप्रदाय जहां पर इस शरीर का मालिक परीक्षण के लिए गया था, वहां इसी के एक चचेरे भाई ने इसकी बेरहमी से पीटाई कर दी और इसे पूरी तरह से मरने की हद तक पीट दिया। जब इसे वापस इस महल में लाया गया, तब तक इसकी सांसें पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और अंत में इसकी मृत्यु हो गई। उसे अपनी यादों से इस दुनिया के बारे में भी बहुत सी बातों के बारे में पता चला, जिससे दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद दक्ष ने कहा, अब से ये मैं हूं और अब मुझे इस जीवन में कोई भी धमका नहीं सकता। ये कहते हुए दक्ष की आंखें पूरी तरह से दृढ़ हो गई। CH3 मार्शल स्पिरिट। 7 दिन बाद दक्ष अपने कमरे में बनी साधना कक्ष में दोनों पैरों को मोड़कर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद किए हुई थी। अब तक दक्ष को इस दुनिया में आए हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में दक्ष को इस दुनिया के बारे में बहुत सी बातों का गहराई से पता चला। दक्ष ने अब तक अपनी यादों को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया था। अपनी यादों को पूरी तरह से एकीकृत करने के बाद दक्ष को पता चला कि वो कुनलुन नामक एक ऐसे महाद्वीप में है, जहां लोगों की जन्मजात प्रतिभा को योद्धा की मार्शल स्पिरिट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक योद्धा की सारी भविष्य की उपलब्धियां उसकी मार्शल स्पिरिट से गहराई से जुड़ी होती है। मार्शल स्पिरिट कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि आग, पानी, बर्फ, तूफान, वायु, प्रकाश, अंधकार इत्यादि। इसके अतिरिक्त हथियार आत्माएं होती हैं, जैसे कि चाकू, तलवार, भाले, हलबर्ड इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ पशु आत्माएं भी होती हैं, जैसे कि गेंडा, वानर, सांप, शेर, पक्षी इत्यादि। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली और भयानक मार्शल स्पिरिट भी होती हैं, जिन्हें अमर भावना या अमर आत्मा के नाम से जाना जाता है। यह सभी मार्शल स्पिरिट विकसित होकर अपने स्वामी की साधना और अपनी ताकत को बढ़ाती जाती है। जब दक्ष ने अपनी सारी यादों को एकीकृत किया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि जिस शरीर में उसकी आत्मा ने प्रवेश किया है, वो एक कमजोर शरीर है, जिससे दक्ष को थोड़ा दुख हुआ। दक्ष को पता चला कि इस शरीर ने पहले ही अपनी मार्शल भावना को जागृत कर लिया था, जो कि एक छोटे काले सांप के आकार की थी, जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस छोटे काले सांप की प्रजातियां ज्ञात न होने के कारण सभी लोग इसे एक बेकार आत्मा कहते थे। इसके अतिरिक्त इस शरीर में मार्शल भावना को विकसित करने के बाद इस शरीर ने साधना में अधिक प्रगति नहीं की थी। उसी के उम्र के सभी लोग उससे कहीं अधिक मजबूत थे, जबकि ये शरीर बहुत कमजोर था, जिसके कारण इसे बेहद अपमानित किया जाता था। दक्ष को इस बात का ज्ञान हुआ कि दक्ष के परिवार में सिर्फ उसके पिता थे, जो उसका ख्याल रखते थे। इसके अतिरिक्त उसके परिवार के सभी सदस्य उनको हेय दृष्टि से देखते थे। इस समय दक्ष अपनी साधना में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसके अंतर मन में एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी,
जब दक्ष ने ध्यान से उस रोशनी की तरफ देखा, तब उसने पाया कि ये उसकी अपनी मार्शल भावना है, जिसे सभी लोग बेकार आत्मा कहते थे। ये एक छोटे से काले सांप की तरह था, जो शांति से लेटा हुआ था। अगले ही पल इस सांप की छाया शौर्य के पीछे प्रकट हुई और उसके कंधे पर आराम से जाकर लेट गई। ये देखकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। लेकिन फिर अगले ही पल, हुंफ! दक्ष का चेहरा हैरानी और आश्चर्य से भर गया। वो खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसने पाया कि अगले ही पल उसके मन में एक और रोशनी की किरण दिखाई दी, जिसे देखकर दक्ष पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जब दक्ष ने ध्यान से उस रोशनी की किरण को देखा, तब उसने पाया कि ये एक और मार्शल भावना है, जो कि एक परछाई से गिरी हुई है। दक्ष को ये तो नहीं पता था कि ये किस प्रकार की मशाल भावना है, लेकिन उसे इतना एहसास जरूर था कि ये उसकी दूसरी मार्शल भावना है, जिससे वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। दक्ष ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, दोहरी मार्शल भावना। इस दुनिया में जिसके पास दो मार्शल भावनाएं होती थी, उसे दोहरी मार्शल भावना वाले प्रतिभा के रूप में माना जाता था। सामान्य स्थिति में प्रत्येक योद्धा के पास एक ही मार्शल भावना होती थी, किंतु जिन योद्धाओं के पास दूसरी मार्शल भावना होती थी, उसे पूरे महाद्वीप में एक प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इस छोटे काले सांप के साथ अब मेरे पास एक और मार्शल भावना है। शायद ये मेरे दो आत्माओं के मिलने के कारण हुआ है, जिससे मेरे पास दूसरी मार्शल आत्मा है। भले ही मैं अभी ये नहीं जानता कि ये मार्शल भावना क्या है, परंतु देर साबिर इसका भी पता चल जाएगा। यह कहने के बाद दक्ष ने साधना करना जारी रखा। दक्ष ने पाया कि उसके साधना की गति उसकी यादों से कई गुना तेज हो गई है। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा दक्ष के शरीर और उसकी मार्शल स्पिरिट्स को पोषित करने लगी, जिससे दक्ष के सभी अंग और हड्डियां मजबूत होती जा रहा थी। जल्दी ही दक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी छोटी सांप मार्शल भावना उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इस बात का एहसास होते ही दक्ष हैरान रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो अभी फिलहाल तुम्हें हम लिटिल ब्लैक स्पिरिट के नाम से पुकारेंगे। इसके बाद फिर लगभग 4 घंटे बाद दक्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी, जिससे सफ़ेद दूधिया धुंध उसकी नाक से बाहर निकली। इसके बाद दक्ष को एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर तरोताज़ा हो गया है। ये महसूस करते हुए दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया और अपनी ताकत को महसूस करने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, तो ये है एक योद्धा की ताकत, बहुत खूब। यह कहने के बाद दक्ष अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने साधन कक्ष से बाहर चला गया। बाहर एक अभ्यास स्थल था, जहां कई लकड़ी और पत्थरों के खंभे उसके अभ्यास के लिए रखे हुए थे। अभ्यास स्थान में पहुंचकर उन लकड़ियों के खंभों को देखते हुए दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। इसके बाद अचानक उसने हवा में अपना मुक्का मारा, जिससे हवा में छेद हो गया और हवा में तरंगे बनने लगी। इसके बाद शौर्य का मुक्का सीधे एक पत्थर के खंभे से जा टकराया, जिससे वो पत्थर का खंभा टूटकर धूल में बदल गया। लेकिन इसके बाद भी हवा का दबाव कम नहीं हुआ और वो 2 मीटर आगे जाकर एक और पत्थर के खंभे से जा टकराया, जिससे उस पत्थर के खंभे में दरारें पड़ गई और वो टूटने के कगार पर आ गया। ये देखकर दक्ष के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। CH4 दक्ष के पिता। इसके बाद दक्ष ने कहा, इस मुट्ठी की ताकत कम से कम 60 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर है। लगता है कि लिटिल ब्लैक स्पिरिट ने मेरे गति और समझने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल सभी लोग जिस कारण से दक्ष को एक बेकार और नालायक इंसान समझते थे, वो थी उसके समझने की कम क्षमता, जिसके कारण वो एक साधारण से मार्शल आर्ट तकनीक को भी सीख पाने में असमर्थ था। लेकिन अब मार्शल आर्ट की भावना के साथ उसकी समझने की क्षमता में काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण दक्ष की साधना की गति में भी तेजी आई थी। दक्ष ने कहा, एक व्यक्ति के शरीर की गुणवत्ता को बढ़ाने में सक्षम होना, ऐसा लगता है कि मेरी लिटिल ब्लैक स्पिरिट कोई साधारण मार्शल स्पिरिट नहीं है। जब दक्ष ये सब सोच रहा था, तभी वहां पर एक आवाज आई, दक्ष। इस आवाज के साथ ही एक अधेड़ उम्र का आदमी अभ्यास स्थल पर आया। वो एक मजबूत शरीर और मजबूत स्वभाव वाला व्यक्ति था, जो कुछ हद तक दक्ष जैसा ही दिखता था। ये अधेड़ उम्र का आदमी इस जीवन में दक्ष का पिता और सेन परिवार के प्रमुख आदित्य सेन थे। अभ्यास स्थल में आने के बाद आदित्य सेन ने दक्ष की तरफ देखते हुए कहा, दक्ष क्या आप ठीक हैं?
यह कहते हुए आदित्य सेन थोड़ा कांप रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही 4 पर्वतीय संप्रदाय से जब दक्ष को वापस लाया गया था, उस समय उसकी हालत बहुत ही खराब थी और वो मृत्यु के कगार पर था। इसलिए वो दक्ष के लिए बहुत ही चिंतित थे। आदित्य सेन की बात सुनकर दक्ष ने कहा, हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। इस पर आदित्य सेन ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, दक्ष, आपके साथ ये किसने किया था? यह कहते हैं कि बाद अचानक आदित्य सेन के शरीर से अनजाने में एक अलौकिक आश्चर्यजनक ठंड निकलने लगी, जिससे दक्ष को लगा कि उसका शरीर जमने वाला है। तब दक्ष ने कहा, पिताजी वास्तविक आत्मा स्तर पर एक मजबूत योद्धा हैं। सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही वो अपने नीचे के किसी भी व्यक्ति को मारने या दबाने में सक्षम हो सकते हैं। यह कहते हुए दक्ष को आश्चर्य हुआ। इस दुनिया में प्रत्येक योद्धा के साधना के अलग अलग चरण होते हैं, जिनमें सबसे पहला मानव चरण होता है, जिसमें योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी के ऊर्जा को अपने शरीर में परिष्कृत करता है और अपनी आत्मा को घोषित करके अपने शरीर और आत्मा को मजबूत बनाता है। मानव चरण के बाद आत्मा चरण आता है, जिसमें सफलता हासिल करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति और अधिक मजबूत हो सकता है और सिर्फ अपने एक हाथ से एक व्यक्ति को मार सकता है, और आदित्य सेन भी आत्मा चरण के विश्व प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थे। आदित्य सेन ने दक्ष से ये बात एक से अधिक बार पूछा था, किंतु दक्ष ने कभी भी इसका उत्तर नहीं दिया। दक्ष ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी कृपया इस मामले को मुझे ही संभालने दे। दक्ष ने अपने पिता को ये कभी नहीं बताया कि उसके तीसरी चाचा के बेटे ध्रुव सेन ने उसे घायल कर दिया था। सेन परिवार में उसके तीसरे चाचा और सबसे बड़े चाचा मिलकर काम करते थे और हमेशा परिवार की मुखिया की कुर्सी के लिए उसके पिता से लड़ते रहते थे। उनकी ताकत और उनका प्रभाव आदित्य सेन की तुलना में कमजोर नहीं था। इस बात को भी जोड़ते हुए कि ध्रुव सेन की प्रतिभा काफी अच्छी है और वो 4 पर्वतीय संप्रदाय के उत्कृष्ट छात्रों में से एक है। यही कारण है कि ध्रुव सेन ने दक्ष को गैरकानूनी तरीके से खत्म करने का साहस किया। ये नफरत दक्ष खुद ही सुलझाना चाहता था। इधर अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर आदित्य सेन आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने देखा कि दक्ष का स्वभाव बहुत बदल गया है और उसकी आंखें दृढ़ हो गई है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अब दक्ष वो कमजोर और निराश व्यक्ति नहीं रहा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये घटना दक्ष के लिए एक आशीर्वाद के समान थी। इससे आदित्य सेन प्रसन्न हो गए। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, दक्ष, कल मेरे साथ का परिवार की बैठक में चलो। मैं देखना चाहता हूं कि वो मुझे मेरे पद से कैसे हटाना चाहते हैं। इस पर दक्ष ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। रात के समय सेन परिवार के पास के जंगल में दक्ष जमीन पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था और उसके पीछे एक छोटी काले सांप की आत्मा थी, जो कि दक्ष की अपनी मार्शल स्पिरिट थी। अपने प्रशिक्षण के दौरान दक्ष ने पाया कि जब वो अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट का उपयोग करता था, तब उसके अभ्यास की गति 5 से 6 गुना अधिक धीमी हो जाती थी। इसलिए उसे खुद को आगे बढ़ाना पड़ा और अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट का उपयोग करते समय होने वाली अतिरिक्त मानसिक थकान को नज़रअंदाज करना पड़ा। अब जबकि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था, इसलिए उसे अपना जीवन से अच्छे जीना होगा। इस महाद्वीप में सिर्फ ताकतवर लोगों का ही सम्मान और प्रशंसा की जाती है, फिर चाहे वो जो कुछ भी करे। इस समय दक्ष के चारों ओर एक हल्की दूधिया रोशनी लिपटी हुई थी, जो अंधेरे में काफी चमक रही थी। ऐसा प्रकाश तभी प्रकट होता है जब स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा एक निश्चित सीमा में संयमित हो जाती है। जब प्रतिभाशाली लोग अभ्यास करते हैं, तो उनके शरीर के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इकट्ठा होने की गति तेज होती है, और इस समय दक्ष इसी स्थिति में था। अभी दक्ष लगातार सांसें ले रहा था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसके शरीर में बह रही थी और उसकी रक्तवाहिकाओं में घुस रही थी, जिससे उसकी हड्डियां और शारीरिक अंग मजबूत हो रहे थे। कुछ समय बाद रोशनी चमकी और दक्ष का शरीर अचानक एक ब्लैक होल जैसा हो गया और एक ही पल में उसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने शरीर में निगल लिया। इसके बाद आंखें खोलते ही दक्ष की आंखों पर प्रकाश चमक उठा। इसके बाद दक्ष खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। वो एक ही रात में मानव चरण के साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि इससे दक्ष संतुष्ट नहीं था। अपनी यादों से वो जानता था कि साधारण ऊर्जा के 9 स्तर सिर्फ मार्शल आर्ट के शुरुआती बिंदु थे। वास्तविक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ आकाश में उड़ सकता है और उच्चतम स्वर्ग से परे यात्रा करने में सक्षम हो सकता है। इसके बारे में सोते हुए दक्ष ने अपनी मिट्टी घुमाई और हवा में वार किया,
जिससे हवा में तेज विस्फोट हुआ और आसपास के बांस फट गए। मानव चरण में साधारण ऊर्जा को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तर की वृद्धि के साथ किसी भी योद्धा की ताकत बहुत अधिक बढ़ जाती थी। अभी दक्ष साधारण ऊर्जा के सिर्फ 6वें स्तर पर था। इस पर उसकी ताकत 60 क्रूर हाथियों के ताकत के बराबर थी, और यदि इसके साथ वो अपनी मार्शल आर्ट तकनीक है हेवी वेव 5 का उपयोग करता है, जिसे पिछले दक्ष ने अपने जीवन काल में अभ्यास किया था, तो उसकी ताकत 65 क्रूर हाथियों के ताकत के बराबर हो जाती थी। हालांकि दक्ष के लिए ये अभी भी पर्याप्त नहीं था। अगर वो साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर अभ्यास करने में सक्षम हो जाता है, तो उस समय उसकी ताकत 70 क्रूर हाथियों के ताकत के समान हो सकती है। 60 क्रूर हाथियों के ताकत के तहत नाजुक बांस का जंगल पूर्ण रूप से फट गया। इसके बाद दक्ष ने लगातार मुक्का मारते हुए चिल्लाया, हां हां हां। हैवी वेव पंच तकनीक को 9 लहरों में विभाजित किया गया था। इसमें प्रत्येक लहर पहले की तुलना में अधिक मजबूत होती थी। इस समय तक शौर्य ने हैवी वेव पंच में 5 लहरों तक ही महारत हासिल की थी। प्रत्येक पंच के साथ वो 5 लहरों की ताकत का उपयोग कर सकता था। जल्द ही धमाके की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और दक्ष की ताकत में तेजी से सुधार होने लगा। जल्द ही हैवी वेव पंच की ताकत 7वीं और फिर 8वीं लहर तक पहुंच गई। हैवी वेव पंच की 8 लहरों की शक्ति से पूरा बांस का जंगल धूल में बदल गया। सामने बांस के जंगल को देखते हुए दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, 8 लहरें काफी मजबूत है। हैवी वेव पंच तकनीक की समझ हासिल करने के बाद दक्ष ने जल्द ही 2 चरणों को पार करने में सफलता हासिल की थी और 8वीं लहर तक पहुंच गया था। यह ध्यान देना चाहिए कि मार्शल आर्ट तकनीक बाद के चरणों में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसे प्रशिक्षित करना और अधिक कठिन होता जाता है। इस समय दक्ष ने कहा, अब मेरे पास 75 क्रूर हाथियों की ताकत होनी चाहिए, और जब तक मैं कठोर और कोमल तत्व दोनों को एक साथ संयोजित करने की धारणा को पूरी तरह से समझ लेता हूं, तब तक मेरी हैवी वेव पंच तकनीक पूरी हो जाएगी। यह कहते हुए दक्ष को अपने दिल में खुशी महसूस हुई। बाद के चरणों में मार्शल तकनीक का अभ्यास करना कठिन हो जाएगा, लेकिन इससे मार्शल तकनीक की शक्ति कई गुना अधिक मजबूत भी हो जाएगी। दक्ष के पास अब 75 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर ताकत है। अब अगर उसे साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर के एक योद्धा का सामना करना पड़ा, तब भी दक्ष उससे लड़ाई करने में सक्षम होगा। अतीत में दक्ष को उन लोगों द्वारा नीची दृष्टि देखा जाता था, क्योंकि वो एक साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर के योद्धा के खिलाफ भी जीतने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब हालांकि वो सिर्फ 7 दिन के लिए ही इस दुनिया में आया था, पर अब उसमें सुधार हुआ था और उसके पास अब साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर की ताकत थी। CH5 दीपंकर सेन का पुत्र। अगले दिन सुबह सेन परिवार विशेष रूप से जीवंत दिखाई दे रहा था। ये पारिवारिक बैठक के कारण था, जो जल्द ही शुरू होने वाली थी, और हर कोई हवेली के बीच मैदान की ओर जा रहा था। सेन परिवार में इस समय सभी लोग कानाफूसी कर रहे थे। सेन परिवार के एक व्यक्ति ने कहा, तुमने सुना, इस बार ना सिर्फ सबसे बड़े चाचा आए हैं, बल्कि तीसरे चाचा भी आए हैं। ऐसा लगता है कि इस बार वो सभी परिवार के मुखिया की सीट को लक्ष्य बनाकर यहाँ आए हैं। तब दूसरे युवक ने कहा, हे, यद्यपि परिवार के मुखिया मजबूत है, फिर भी उनका पुत्र शायद पहले ही मर चुका होगा। यहाँ तक कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से वापस भेज दिया गया था, जिससे सेन परिवार का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। इसके अलावा सबसे बड़े चाचा हमेशा परिवार के मुखिया से असंतुष्ट रहे हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग परिवार की मुखिया पर आरोप लगाने के लिए करेंगे। कौन जानता है कि परिवार के मुखिया की कुर्सी आज अपना मलिक बदल ले। इसी तरह की चर्चाएं सेन परिवार में चल रही थी। आज की पारिवारिक बैठक निश्चित रूप से असाधारण होनी चाहिए। इसी समय हवेली के बीच मैदान में आदित्य सेन और दक्ष दोनों आए। यहाँ दक्ष को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अनगिनत लोगों का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उनमें से कुछ तो ये भी सोचकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये दक्ष अभी तक मारा कैसे नहीं। लेकिन आदित्य सेन की ताकत के डर से उनमें से किसी ने भी अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं की। जब आदित्य सेन और दक्ष वहां पर आए, तभी एक तीखी आवाज अचानक सुनाई दी, ये कचरा निश्चित रूप से भाग्यशाली है कि वो अभी तक मार नहीं। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अपना सिर ऊपर उठाकर उस आवाज की ओर देखने लगे। उन सभी देखा कि जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वो एक युवक था। ये युवक दीपंकर सेन का पुत्र था,
जो कि सेन परिवार के तीसरे चाचा थे। इस युवक का नाम विपिन सेन था। विपिन सेन और दक्ष दोनों एक ही उम्र के थे। हालांकि विपिन सेन साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर था। विपिन सेन को देखकर एक युवक ने कहा, तो ये विपिन सेन था। इसमें कोई ऐश्वर्या की बात नहीं कि उसने ऐसा कहने का साहस किया। इसके बाद जब वहां मौजूद लोगों ने दीपंकर सेन और अर्नव सेन को एक साथ वहां आते हुए देखा, तो वो सभी समझ गए कि ये दोनों यहां गलत इरादे से आए हैं। अर्नव सेन दक्ष के सबसे बड़े चाचा थे। जब आदित्य सेन ने विपिन सेन की बात सुनी, तब उनकी आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और उन्होंने विपिन सेन को दूर से देखते हुए कहा, आपने अभी जो कहा उसे दोबारा कहना। इधर जब विपिन सेन ने आदित्य सेन की ये बात सुनी, तो उसे अपने पूरे शरीर में डर का एहसास होने लगा और उसने आदित्य सेन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। तभी अचानक वहां पर अर्नव सेन ने कहा, दूसरे भाई, आप परिवार के मुखिया के रूप में और अधिक अपमानजनक होते जा रहे हैं। एक बड़े होने के नाते आप छोटों को कैसे धमक सकते हैं? यह कहते हुए अर्नव सेन का स्वर ठंडा और मजाकिया दोनों था। इस पर आदित्य सेन ने कहा, हाँ, मैं आदित्य सेन अभी भी परिवार का मुखिया हूं और विपिन सेन, जो इतना अशिक्षित है, उसके लिए किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। आदित्य सेन की ये बात सुनकर दीपांकर सेन ने कठोर स्वर में कहा, दूसरे भाई बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि परिवार के मुखिया के रूप में आप कब तक रह सकते हैं। तुम्हारे बेटे को 4 पर्वतीय संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया और उसे घर वापस भेज दिया गया। उसने सेन परिवार का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लोग इसके बारे में बाहर गपशप कर रहे हैं। दीपांकर सेन की ये बात सुनकर आदित्य सेन ने अपनी ठंडी नजरों से दीपांकर सेन की ओर देखते हुए कहा, मैं कब तक परिवार के मुखिया की सीट पर रह सकता हूं? दीपंकर सेन, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जल्द ही परिवार के मुखिया के रूप में अपना पद छोड़ सकता हूं? क्या आपको लगता है कि आपको ये पद मिल सकता है? क्या आप इसके योग्य हैं? यह कहने के बाद आदित्य सेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके शरीर से अचानक ठंडी ठंडक निकलने लगी, जिससे विपिन सेन दौड़कर दीपांकर सेन के पीछे छुप गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। आदित्य सेन की ये बात सुनकर दीपांकर सेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं योग्य हूं या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय सिर्फ बड़ों का ही हो सकता है। तुम्हारे इसके बारे में कोई राय नहीं हो सकती है। यह कहते हुए दीपांकर सेन का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य सेन आज इतना दबंग हो जाएगा और अपने सामान्य स्वभाव से इतना अलग व्यवहार करेंगे। दीपंकर सेन की इस बात पर आदित्य सेन ने कहा, तो आपने इसे स्वीकार कर लिया है कि मैं आदित्य सेन अभी भी परिवार का मुखिया हूं। आपके पुत्र ने मेरे पुत्र को मेरे सामने अपमानित किया है, तो वो किस प्रकार की सजा का पात्र है? यह कहते हुए आदित्य सेन पीछे नहीं हटे और ठंडी हवा और भी भारी हो गई। आस पास की हवा का तापमान लगातार गिर रहा था और बर्फ की सफेद परत बनना शुरू हो गया था। यह देखकर भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा, परिवार का मुखिया निसंदेह परिवार का मुखिया होता है। उन्होंने अपनी गरिमा दिखाते हुए सबसे पहले तीसरे चाचा के ऊपर सवाल उठाया। भीड़ में खड़े लोगों के दिल में आदित्य सेन के लिए सम्मान और प्रशंसा का संकेत दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा था कि आदित्य सेन तीसरे चाचा और सबसे बड़े चाचा द्वारा शुरू किए गए जल से निष्क्रिय रूप से निपटेंगे। आदित्य सेन की बात सुनकर इधर दीपंकर सेन ने कहा, आदित्य सेन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? इतना कहने के बाद एक शक्तिशाली गर्मी की लहर उठी और ठंड से डटकर मुकाबला करने लगी। यह देखकर दक्ष ने कहा, पिताजी के पास बर्फ की मार्शल आत्मा है और इसलिए वो मुख्य रूप से बर्फ तकनीक का अभ्यास करते हैं। हालांकि दीपंकर सेन के पास अग्नि मार्शल आत्मा है और इससे वो मुख्य रूप से अग्नि तकनीक का अभ्यास करते हैं, किंतु जल अग्नि का अभिशाप है। चाहे दीपंकर सेन कितना भी प्रयास करें, वो मेरे पिता के खिलाफ आज नहीं जीत पाएगा। इस बार उसका हारना निश्चित है। यह कहने के बाद दक्ष, जो कि किनारे पर खड़ा था, वो अर्नव सेन उनकी ओर देखने लगा। इसी समय अर्नव सेन ने कहा, दूसरे भाई, परिवार की बैठक जल्द ही शुरू हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार के मुखिया के रूप में आप ये मानते हैं कि परिवार के बुजुर्ग आपके ध्यान के लायक भी नहीं है? सेन परिवार में बुजुर्गों के पास सर्वोच्च अधिकार होता है। वो परिवार के अगले मुखिया को नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। इसलिए आदित्य सेन पर दबाव डालने के लिए और उन्हें एक कदम पीछे हटाने के लिए
अर्नव सेन ने बड़ों की उपस्थिति की शक्ति का इस्तेमाल किया। इस पर आदित्य सेन ने कहा, क्या आप मुझे धमकाने के लिए बड़ों की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? इस पर अर्नव सेन ने कहा, नहीं, मैं बस आपको ये याद दिला रहा हूं कि कुछ ही समय में पारिवारिक बैठक शुरू हो जाएगी। ये सुनकर आदित्य सेन ने कहा, हूं। इसके बाद आदित्य सेन ने दीपंकर सेन के प्रति तिरस्कार की दृष्टि से देख और फिर कुछ भी कहे बिना वो दक्ष के साथ वहां से चले गए। दीपंकर सेन ने आदित्य सेन की आंखों में अपने लिए तिरस्कारपूर्ण भाव देखा, जिसके कारण उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने कहा, इस बार तुम्हारे बेटे का भाग्य भाग्यशाली था कि वो अभी भी जीवित है, लेकिन अगली बार वो इतना भाग्यशाली नहीं होगा। दीपंकर सेन के सबसे बड़े बेटे ध्रुव सेन के पास 4 पार्वती संप्रदाय के उत्कृष्ट शीर्षक है और उसे आंतरिक शिष्य के रूप में बदलने में सिर्फ कुछ ही समय लगेगा, भले वो आंतरिक शिष्यों में सिर्फ एक कनिष्ठ हो। जैसे जैसे उसकी स्थिति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके पिता की स्थिति भी परिवार में बढ़ती जाएगी। उस समय परिवार में उसका स्थान भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। दूसरी ओर अर्नव सेन की बेटी और भी अधिक प्रतिभाशाली है। वो पहले से ही स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में शामिल हो चुकी थी और उसका भविष्य उज्ज्वल और असीमित है। तीनों भाइयों में सिर्फ आदित्य सेन का बेटा ही कमजोर प्रतिभा वाला है और उसे एक बेकार और नालायक युवक कहा जाता है। दीपंकर सेन और अर्नव सेन इसी पर भरोसा कर रहे हैं। जल्द ही सेन परिवार के सभी लोग मैदान में जमा हो गए और मैदान के बीच में हरे पत्थर का एक स्टेज बना हुआ था, जिसके ऊपर सेन परिवार के मुख्य निर्णयकर्ता बैठे हुए थे। CH6 आदित्य सेन की मजबूत ताकत। इसके बाद उस मंच पर सबसे पहले दीपंकर सेन खड़े हुए और उन्होंने सीधे सम्मानपूर्वक कहा, बुजुर्गों, कुछ दिन पहले 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों का हमारे घर आना सम्मान की बात थी। हालांकि ये वास्तव में हमें एक अधमरे बेकार युवक को भेजने के लिए था, जिससे हमारे परिवार का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। इसलिए मैं दक्ष को परिवार से अलग करने का सुझाव देता हूं। उसके पास सेन परिवार का हिस्सा बनने की योग्यता नहीं है। जब आदित्य सेन ने दीपंकर सेन की ये बात सुनी तब उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो दीपंकर सेन के लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि दूसरा पक्ष उनके बेटे को परिवार से बाहर कैसे निकलेगा और परिवार के मुखिया के पद पर कैसे कब्जा करेगा। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो सीधे इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, वास्तव में आप सीधे मुद्दे पर आने के लिए बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैंने परिवार के मुखिया के रूप में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, तो आपकी बात करने की बारी पहले कैसे आई? आप पहले अपनी सीट पर वापस जाएं। इस पर अर्नव सेन ने सीधे आदित्य सेन को जवाब देते हुए अपनी दबंग आवाज में कहा, दूसरे भाई, तुमने जो कहा वो ठीक नहीं है। भले ही आप परिवार के मुखिया हैं, लेकिन तीसरे भाई को भी परिवार का सदस्य माना जाता है। वो सिर्फ परिवार के बारे में सोच रहा था। आपके बेटे ने वास्तव में हमारे परिवार का चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया है और इसे निष्कासित कर देना चाहिए। इस पर आदित्य सेन ने कहा, दक्ष मेरा अपना बेटा है, मैं स्वयं उसे शासित करूंगा। ये परिवार से किस प्रकार संबंधित है और ये निश्चित रूप से आपके ऊपर भी निर्भर नहीं है। अर्नव सेन, मुझे पता है कि आपकी नज़र मेरे पद पर है। चलो मैं आज तुम्हें ये सुझाव देता हूं। आज तुम्हारा और मेरा द्वंद्व होगा। यदि आप जीत गए तो मैं अपने बेटे के साथ परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन यदि आप हार जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप ऐसी बकवास बात करना बंद करें। यह कहने के बाद आदित्य सेन खड़े हुए और सीधे मंच के बीच में चले गए और फिर उनके शरीर से एक मजबूत बर्फ ऊर्जा अर्नव सेन की ओर निकलने लगी। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, यदि आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो भी आपको लड़ना होगा। इस समय दक्ष ने अपने पिता की ओर देखा और अपने मन में सोचा, ऐसी आक्रामकता जो लोगों को डरा सकती है। इस दुनिया में सिर्फ ऐसे मजबूत लोगों का ही सम्मान किया जाता है। सिर्फ ताकतवर को ही बोलने का अधिकार है। वो अपनी ताकत से दूसरे पक्ष का मुंह भी बंद करा सकते हैं। इसके बाद आदित्य सेन ने आगे कहा, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि आप पर्याप्त नहीं। जब अर्नव सेन ने आदित्य सेन को ये कहते हुए सुना तो उनके अंदर का गुस्सा बढ़ गया। इसके बाद वो मंच की ओर सीधे चले गए और आदित्य सेन के सामने खड़े हो गए। सभी बुजुर्ग चुप रहे। वास्तव में वो भी खुश थे कि ये स्थिति उत्पन्न हुई। यदि आदित्य सेन
अर्नव सेन के खिलाफ भी नहीं जीत सके और इस तथ्य के साथ कि उनके मन में एक बेटे की परवाह परिवार से अधिक है। इसके साथ आदित्य सेन से परिवार के मुखिया की कुर्सी का स्वाभाविक रूप से उनसे छीन ली जाएगी। इधर अर्नव सेन ने आदित्य सेन की ओर व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आदित्य सेन, मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम किस बात पर इतने घमंडी हो सकते हो। इसके बाद अगले ही पल मंच के चारों ओर हवा का तापमान गिरना शुरू हो गया। दशकों में मौजूद सैकड़ों लोग एक ही समय में अपने शरीर और हड्डियों में चुभने वाली ठंड को महसूस करने लगे। तब एक बुजुर्ग ने कहा, ये एक बर्फ आत्मा की शक्ति है। आदित्य सेन की आत्मा बर्फ की आत्मा है। एक बार सक्रिय हो जाने के बाद आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक इसी समय जब अर्नव सेन अपनी मार्शल भावना को सक्रिय करना चाहता था, तभी उसे आदित्य सेन की आवाज सुनाई दी, बर्फ से घिरा हुआ। जैसे ही आदित्य सेन की आवाज आई, तब अगले ही पर आदित्य सेन के शरीर से एक बर्फीली हवा निकाली, जिससे पूरे मंच को बर्फ की सफेद परतों ने ढक दिया और फिर अगले ही पल वो बढ़ते हुए अर्नव सेन की ओर चला गया, जिससे अर्नव सेन का पूरा शरीर बर्फ की परतों से ढक गया और फिर वो बर्फ मानव में बदल गया। फिर अगले ही पर आदित्य सेन तेजी से अर्नव सेन के पास गए और उसे पर एक जोरदार मुक्का मारा। बूम! फिर वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ और बर्फ टूट गई। अर्नव सेन इस हमले से मंच से उड़ गए और जमीन पर गिरने से पहले उनके मुंह से खून निकलने लगा। इससे सभी बुजुर्ग खड़े हो गए और अपनी आंखों के सामने का ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। अर्नव सेन को अप्रत्याशित रूप से सिर्फ एक ही झटके में हरा दिया गया था। तब एक बुजुर्ग ने कहा, बर्फ से गिरा हुआ आदित्य सेन की बर्फ की मार्शल तकनीक वास्तव में 8वें चरण तक पहुंच गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना मजबूत है। यह कहते हुए उसे बुजुर्ग की आंखें चमक उठे। इसके बाद उस बुजुर्ग ने आगे कहा, आदित्य सेन के पास बर्फ की शक्तिशाली आत्मा है। बर्फ मार्शल तकनीक के साथ उसने अर्नव सेन को तुरंत जमा दिया और एक सांस में घातक प्रहार किया। अगर उसकी प्रतिक्रिया की गति थोड़ी भी धीमी होती, तो मुझे डर है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। ये कहने के बाद उस बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। इधर सेन परिवार के सभी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए थे। ये पहली बार था जब उन्होंने आदित्य सेन की ऐसी मजबूत शक्ति देखी थी। ये शक्ति अर्नव सेन की तुलना में भी बहुत अधिक मजबूत थी। इधर अर्नव सेन ने अपने मुंह से खून निकला और आदित्य सेन की ओर धुंधली दृष्टि से देखा। हालांकि आदित्य सेन ने इसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि दक्ष की चोट अवश्य ही उनके 2 भाइयों से संबंधित होगी, क्योंकि वो उसके बेटे को मारना चाहते थे। इसलिए उसे उनके ऊपर कोई भी दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद आदित्य सेन अपनी सीट पर लौट आए और फिर उन्होंने बड़ों की ओर सम्मानपूर्वक देखते हुए कहा, बुजुर्गों, कृपया पारिवारिक बैठक जारी रखें। आदित्य सेन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद बड़े बुजुर्ग ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वाह आदित्य सेन, परिवार के मुखिया के रूप में आपकी साधना में सुधार हुआ है और आपने एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है। मेरा मानना है कि सेन परिवार के लोग और भी अधिक कड़ी मेहनत करेंगे। इस पारिवारिक बैठक का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब हर कोई जाने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए अब पारिवारिक बैठक को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। बड़े बुजुर्ग की ये बात सुनकर आदित्य सेन ने कहा, महान बुजुर्ग, अगर ऐसा है तो पहले मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। यह कहने के बाद आदित्य सेन खड़े हुए और फिर वो दक्ष के साथ वहां से जाने लगे। तभी दीपंकर सेन ने कहा, आदित्य सेन, मैं देखना चाहूंगा कि तुम इस बेकार लड़के की कितने समय तक सुरक्षा कर सकते हो। तभी विपिन सेन ने भी कहा, हाँ, ये सही है। ये कचरा मेरे सेन परिवार के लिए अपमान है। हालांकि इसके बाद जैसे ही विपिन सेन ने देखा कि आदित्य सेन की आंखें उसकी ओर घूम गई है, तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, दक्ष, चलो चले। आदित्य सेन उनसे परेशान नहीं होना चाहते थे। हालांकि दक्ष नहीं गया। इसके बजाय वो घूम गया और विपिन सेन की ओर चलना शुरू कर दिया। इस दृश्य ने सेन परिवार के लोगों को भ्रमित कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दक्ष क्या कर रहा है। इस समय आदित्य सेन भी आश्चर्य से अपने बेटे की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने दक्ष को विपिन सेन के सामने चलते हुए देखा। विपिन सेन के सामने आकर दक्ष ने कहा, विपिन, तुम ये कहते रहते हो कि मैं एक बेकार योद्धा और एक कचरा हूं। इसलिए आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम मुझसे भी बेहतर हैं, तो तुम कितने अपमानित होगे?
इस पर विपिन सेन ने कहा, दक्ष, तुम सपना देख रहे हो। तुम्हारे जैसे कचरे की तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है। CH7 सिर्फ एक हमला। विपिन सेन को ये उम्मीद नहीं थी कि दक्ष एक बेकार व्यक्ति उसे ऐसे शब्द कहेगा, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष की बात सुनकर विपिन सेन और भी ज्यादा हैरान हो गया। दक्ष ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, विपिन सेन, मैं दक्ष तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। जब दक्ष ने ये कहा, तब पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। दक्ष ने विपिन सेन को चुनौती देने की पहल की। ये देखकर स्वयं आदित्य सेन भी दंग रह गए और उन्होंने आश्चर्य से अपने बेटे की ओर देखा। मंच के शीर्ष पर मौजूद बुजुर्ग जो जाने की तैयारी कर रहे थे, वो भी वापस अपनी सीट पर बैठ गए और दक्ष को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। दीपंकर सेन ने भी दक्ष को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। वो अपने दिल में इस समय उसके गुस्से को दबा रहा था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसके बेटे से लड़ने की पहल करेगा। लेकिन फिर अगले ही पर दीपंकर सेन ने विपिन सेन से कहा, विपिन, चुनौती स्वीकार करो। इधर ये सुनकर विपिन सेन ने दक्ष की ओर देखा और उसने स्वयं को अपमानित महसूस किया। परिवार में उसकी प्रतिभा साधारण ही मानी जा सकती थी। ये सिर्फ दक्ष के सामने ही था कि वो अपना गौरव दिखा सके और अपना सिर ऊंचा उठा सके। इस प्रकार जब भी वो दक्ष को देखता था, तो वो कई बार उस पर ताना मारकर बहुत खुश होता था। लेकिन अभी युवा पीढ़ी का यही कचरा था, जिसने वास्तव में अभी उसे चुनौती देने का साहस किया था, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया। इस समय विपिन सेन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, यदि तुम मेरी 3 चालें रोक सके, तो मैं हार मान जाऊंगा। यह कहते हुए विपिन सेन बाहर चला गया। वो दक्ष को सबसे क्रूर तरीके से हराने की योजना बना रहा था, ताकि दक्ष को ये पता चल सके कि वो कितना बेकार है। विपिन सेन की बात सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने उदासीनता से कहा, यदि तुम मेरा एक मुक्का रोक सके, तो ये मेरी हार मानी जाएगी। दक्ष का उदासीन स्वर ऐसा लग रहा था मानो कि विपिन सेन दक्ष का एक भी मौका नहीं झेल पाएगा, और दक्ष की ये बात सुनकर विपिन सेन का चेहरा तुरंत उदास हो गया। इधर भीड़ भी दक्ष की इस बात से स्तब्ध थी और आश्चर्यचकित होकर सिर्फ दक्ष को देख रही थी। भीड़ में सभी लोग एक ही बात सोच रहे थे, क्या ये आदमी पागल हो गया है। ये सोचना कि वो वास्तव में इतनी पागलपन वाली बात करेगा और सभी लोग इसे मान जाएंगे। तभी इधर विपिन सेन ने कहा, कचरे द्वारा कहा गया शब्द चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो अभी भी कचरा ही रहेगा। शब्दों से फायदा उठाना कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। विपिन सेन की ये बात सुनकर दक्ष हंसने लगा, हा, सिर्फ शब्दों का फायदा उठाना। तुम्हें वास्तव में लगता है कि ये सिर्फ शब्द ही है। इसके बाद दक्ष बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मेरा मुक्का संभालो। यह कहने के तुरंत बाद दक्ष ने अपने शरीर को आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी उठाकर तुरंत विपिन सेन की ओर बढ़ा दिया। यह देखकर विपिन सेन की आंखें रोशनी से चमक उठी और उसने कहा, सिर्फ एक साधारण मुक्का। यह कहने के बाद दक्ष के मुक्के से बचने के बजाय उसने भी अपनी मुट्ठी उठा ली। वो शौर्य और उसके कौशल के बीच सभी को भारी असामान्यता को दिखाना चाहता था। वो दक्ष को ये दिखाना चाहता था कि वो दक्ष से कितना बेहतर है। फिर अगले ही पल हवा में कंपन होने लगी और दक्ष की मुट्ठी पर एक बहुत ही दबंग वायु लहर दिखाई दी, जिससे हवा में सीटी बजने की आवाज पैदा हो गई। हालांकि भीड़ सिर्फ भारी वायु लहरों को ही विपिन सेन की ओर बढ़ते हुए देख सकती थी, जो उसके पास दबंग तरीके से बढ़ रही थी। हैवी वेव पंच तकनीक, विपिन सेन ने आश्चर्य से कहा। अचानक विपिन सेन का रंग बदल गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि एक दबंग शक्ति उसकी तरफ ही बढ़ रही है और उस मुक्के की ताकत बहुत मजबूत है। लेकिन अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल दोनों की मुट्ठी आपस में टकरा गई और फिर विपिन सेन को महसूस हुआ कि आक्रामक वायु लहरें उसकी मुट्ठी से होकर उसके शरीर में जोरदार तरीके से गुजर रही है। प्रत्येक वायु लहर पिछली लहर से अधिक मजबूत थी और ये कभी खत्म नहीं होने वाली थी। अगले ही पल एक चीख के साथ विपिन सेन का शरीर उड़ गया। ये देखकर हर कोई अवाक रह गया। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले आदित्य सेन और अर्नव सेन के बीच लड़ाई में हुआ था। विपिन सेन बिना किसी प्रतिरोध के दक्ष के सिर्फ एक मुक्के से ही उड़ गया और हार गया। ये देखकर इधर दीपंकर सेन उठ खड़ा हुआ और विपिन सेन को चुपचाप घूरता रहा, जो कि जमीन पर लेटा हुआ था। वो इस समय बहुत ही हैरान था।
इस समय विपिन सेन भी दीपंकर सेन की तरह ही हैरान था और वो इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? जब भीड़ में उपस्थित दर्शकों ने विपिन सेन की ये बातें सुनी, तब उन्हें याद आया कि दक्ष ने पहले क्या कहा था। तुम ये कहते रहते हो कि मैं एक कचरा हूं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम मुझसे भी बदतर हो, तो तुम कितने अपमानित होगे? वर्तमान दृश्य ने निसंदेह दक्ष द्वारा कहे गए गौरवपूर्ण शब्दों को सिद्ध कर दिया था। सभी दर्शकों के मन में इस समय सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या ये सेन परिवार का वही बेकार युवा महामहिम है? दर्शकों में सभी को ये अच्छे से पता था कि विपिन सेन को एक मुक्के से उड़ते हुए भेजने में सक्षम होने के लिए दक्ष के मुक्के में कम से कम 60 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर शक्ति होनी चाहिए थी। इधर दक्ष ने विपिन सेन की ओर बुरी नजरों से देखा और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम ये कहते रहते हो कि मैं कचरा हूं। अब जबकि तुम मेरा एक मुक्का भी नहीं खा सकते, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम अब समझ सकते हो कि वास्तविक कचरा कौन है? इसके बाद दक्ष ने अपना सिर उठाया और दीपंकर सेन की ओर देखते हुए कहा, और आप वरिष्ठ हैं, फिर भी आप हर समय कचरा शब्द कहते रहते हैं। अब तो आपके पुत्र को भी मैंने एक मुक्के से ही हरा दिया है। आप हमेशा कहते रहते थे कि मैं कचरा हूं, तो अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपका बेटा भी एक कचरे का टुकड़ा है। दक्ष की ये बात सुनकर दीपंकर सेन का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने दक्ष को घूरते हुए कहा, तुम सिर्फ साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर हो। क्या ये छोटी सी शक्ति तुम्हें यहां इतना अहंकारी होने की अनुमति देता है? इस पर दक्ष ने कहा, मैं यहां अहंकारी नहीं हो रहा हूं, मैं बस वही लौट रहा हूं जो आपका बेटा और आप मुझे हमेशा से दे रहे हैं। इसके बाद दक्ष इससे अधिक और कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। वो जाने के मुड़ा और उसने जाते समय बोला, यदि आप दूसरों को शर्मिंदा करेंगे, तो दूसरे लोग भी आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। यह कहने के बाद दक्ष तुरंत अपने पिता आदित्य सेन के पास लौट आया। इस समय आदित्य सेन ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, यदि आप दूसरों को शर्मसार करते हैं, तो दूसरे लोग भी आपको शर्मसार करेंगे। यह कहने के बाद आदित्य सेन की मुस्कुराती हुई आंखों में रोशनी चमक उठी। उनका अपना बेटा अब सचमुच बदल गया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष कभी ऐसे दार्शनिक शब्द कहने में भी सक्षम होगा। जल्दी ही दक्ष और आदित्य सेन वहां से निकल गए। दक्ष अपने भवन के कमरे में लौट आया और फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि उसने साधारण ऊर्जा के 5वीं स्तर को पार कर लिया था, लेकिन ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था। ध्रुव सेन, जिसने उसे पीटा था और संप्रदाय के दरवाजे से बाहर फेंक दिया था, विपिन सेन की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत और प्रतिभाशाली था, और वो इस समय साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था। इसके अलावा अर्नव सेन के भी बच्चे हैं। विपिन सिंह की तुलना में उनकी प्रतिभा कई गुना ज्यादा मजबूत और प्रतिभाशाली है, विशेषकर अर्नव सेन की बेटी अनिमा सेन की प्रतिभा। ऐसा कहा जाता है कि वो पहले ही साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है। दक्ष ने अपने मन में कहा, अगले 3 महीने में वार्षिक बैठक होगी। उस समय परिवार में हर कोई, यहां तक कि जो लोग संप्रदाय में प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो भी वापस आ जाएंगे। यदि उस समय तक मैंने अपनी ताकत तेजी से नहीं बढ़ाई, तो अगली बार मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। साधना अनंत है। जब कोई योद्धा अभ्यास कर रहा हो, तो समय सबसे तेजी से गुजरता है। एक योद्धा जो स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है, उसके लिए 15 दिनों तक ना खाना या पीना कोई समस्या नहीं है। संसार की जीवन शक्ति ही सबसे शुद्ध ऊर्जा है, जो शरीर के लिए आवश्यक है। 15 दिनों बाद 15 दिन बीत चुके थे और दक्ष आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। इस 15 दिनों के समय में वो अपने साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर की सीमा तक पहुंच गया था और जल्दी साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकता है। इसके बाद दक्ष अपने पिता आदित्य सेन के कमरे की ओर चला गया। आदित्य सेन के कमरे में जब आदित्य सेन ने सुना कि दक्ष संप्रदाय में वापस जाना चाहता है, तब ये सुनकर आदित्य सेन चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, दक्ष, क्या घर पर अभ्यास करना ठीक नहीं है? आपको संप्रदाय में वापस लौटने की क्या आवश्यकता है? आदित्य सेन को अभी भी पिछली घटना के संबंध में शिकायत थी, इसलिए वो दक्ष को वापस संप्रदाय में नहीं जाने देना चाहते थे। आदित्य सेन की इस बात पर दक्ष ने कहा, पिताजी, कुछ चीजें अपरिहार्य है।
अगर मैं अभ्यास करने के लिए घर पर छुप जाऊं, तो आप हमेशा मुझे सुरक्षा देते रहेंगे। इस तरह से मैं कैसे विकसित होकर एक मजबूत मार्शल आर्ट योद्धा बन पाऊंगा? यह कहते हुए दक्ष की आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी। सेन परिवार की तुलना में सांप्रदायिक ताकत बहुत अधिक मजबूत थी। संप्रदाय में मजबूत मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ साथ तेज स्पर्धा विधि भी थी। सिर्फ वहीं पर वो और भी तेजी से बढ़ने में सक्षम हो सकता था। इसलिए दक्ष संप्रदाय वापस लौटना चाह रहा था। दक्ष की आंखों में दृढ़ता देखकर आदित्य सेन ने अपने दिल में एक आह भरी और कहा, दक्ष, मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। यह सच था कि घर पर रहकर अभ्यास करना और उनकी शरण में रहना दक्ष के लिए पूर्ण व्यवहार होगा। इस तरह से दक्ष के लिए एक मजबूत योद्धा बनना असंभव होगा। हालांकि अपने दृष्टिकोण से वो दक्ष के प्रति अपने पिता के प्यार के कारण दक्ष को जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। इसके बाद आदित्य सेन ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, क्योंकि आप संप्रदाय में लौटने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। हालांकि आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करिए पिताजी, मैं कड़ा अभ्यास करूंगा और उन सभी को अपने पैरों के नीचे लाऊंगा जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। दक्ष में आत्मविश्वास की प्रबल भावना अच्छी लग रही थी। अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट के कारण दक्ष की साधना की गति औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत तेज थी। उसकी समझने की क्षमता भी मजबूत हो गई थी और इसके अलावा उसका हृदय भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके पास ये विश्वास करने का कारण था कि वो उन तथा कथित प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में बदतर नहीं है। अगले दिन दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय जाने के लिए अपने भवन के बाहर आ गया। वो अपने साथ ज्यादा कुछ लेकर नहीं जा रहा था। वो अपने साथ सिर्फ एक घोड़ा और कुछ भोजन, साथ ही कुछ चांदी के सिक्के लेकर जा रहा था। इसके बाद दक्ष ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, मैं जा रहा हूं। इस पर आदित्य सेन ने कहा, अपना ध्यान रखिएगा। इस पर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर वो घोड़े पर सवार होकर शाहपुर सिटी से निकल गया। शाहपुर सिटी वो जगह जहां पर दक्ष का घर है। दक्ष को अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट वॉरियर बहुत पसंद थे। एक अकेला योद्धा घोड़े पर सवार होकर गाता है और तलवार के साथ दुनिया भर में यात्रा करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जीवन में उसे घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा के रूप से दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा। ये सोचते हुए दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय की ओर निकल पड़ा। CH8 जिंग इमारत। 4 पर्वतीय संप्रदाय शाहपुर सिटी से 10,000 मील दूर था। भले ही दक्ष का घोड़ा एक दिन में 1,000 मील की यात्रा कर सकता था, फिर भी दक्ष को वहां पहुंचने में 10 दिन लग गए। हालांकि इन 10 दिनों के दौरान दक्ष ने समय बर्बाद नहीं किया। अपने पिछले जीवन में दक्ष कभी भी इतने गर्म खून वाला नहीं था। उसने कभी भी इस तरह के उत्साह का अनुभव नहीं किया था। अनजाने में ही उसकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया था। साधना के पथ पर चलते हुए अब वो साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर पहुंचने में सक्षम हो गया था। जैसा कि कहावत है, जहां पानी बहता है वहां नहर बनती है। इसके अलावा दक्ष के हैवी वेव पंच मार्शल तकनीक के अभ्यास में उसने एक नया स्तर भी पार कर लिया था। इन दोनों दक्ष के पास अपने पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली शारीरिक शक्ति थी। उसकी वास्तविक ताकत अब वास्तव में 70 क्रूर हाथियों के ताकत के करीब थी, जो साधना के साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर के लिए बेहद शक्तिशाली था। 4 पर्वतीय संप्रदाय यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था। ये 4 पर्वतीय संप्रदाय 4 पर्वतों के सबसे बड़े पर्वत पर स्थित है, जहाँ इसे आसानी से देखा जा सकता था। आसमान से देखने पर भी ये संप्रदाय एक शहर जैसा दिखता था। इन पर्वतों की सुंदरता स्वर्ग की देने है। ये महान भाग्य और नियति प्रदान करता है। जब दक्ष 4 पार्वती संप्रदाय के करीब पहुंचा, तब 2 सुरक्षा गार्डों ने दक्ष का मजाक उड़ाया और एक मुस्कान के साथ काफी ठंडे स्वर में दक्ष से कहा, रुको, उस घोड़े से नीचे उतरो। यह दोनों रक्षक भी इस 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य थे। उन दोनों गार्डों की आवाज सुनकर दक्ष ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक दृष्टि से देखा और अपने घोड़े को वहीं पर रोक दिया। इसी बीच एक अन्य शिष्य घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और पहाड़ की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन इस बार उन दोनों सुरक्षा सैनिकों ने उस शिष्य को नहीं रोका। ये देखकर दक्ष ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग उसे अंदर जाने से क्यों नहीं रोक रहे हो? हम। इस पर उनमें से एक शिष्य ने उपहास और क्रोध दोनों व्यक्त करते हुए कहा, तुम अपनी तुलना सामान्य शिष्यों से कैसे कर सकते हो? तुम पहले लगभग मारे गए थे। तुम एक कचरे का टुकड़ा हो।
उस सुरक्षा में तैनात शिष्य की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सिर्फ सत्ता और रुतबे की बात है। यह पर्वत रक्षक भले ही ये 4 पार्वती संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन वो सिर्फ सजावट के लिए थे। उनका स्तर बहुत कमजोर था। हालांकि अगर कोई अंदर आना चाहता है, तो उसे इन पर्वत रक्षकों से गुजरना होगा। पहला, उनका काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनके पास लोगों को अंदर जाने से रोकने की शक्ति थी। लेकिन कुछ शक्तिशाली शिष्य को उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी और वो सीधे संप्रदाय के अंदर जा सकते थे। इस समय दक्ष ने व्यंग्यात्मक स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, कमजोर लोगों को धमकाया जाना चाहिए और अपमानित किया जाना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने अपने घोड़े की लगाम खींची, जिससे दक्ष आगे की ओर बढ़ गया और सीधे पहाड़ी की ओर जाने लगा। यह देखकर उन दोनों पर्वत रक्षकों ने एक ही समय में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कचरे के टुकड़े। इस पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी मुट्ठी उठाकर हवा में मुक्का मारा, जिससे हवा में 2 लहरें पैदा हो गई, जो उन रक्षकों की ओर चली गई। हवा के अचानक अत्यधिक शक्तिशाली झोंके ने उन पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वो दोनों रक्षक इस हमले से पीछे की ओर उड़ गए। इसके बाद दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। दरअसल सिर्फ उन्हीं लोगों के पास स्वयं को साबित करने की संभावना थी जो मजबूत और शक्तिशाली थे। इधर वो दोनों रक्षक जिन्हें दक्ष ने अभी अपना मुक्का मारा था, वो दोनों हांफते हुए और अपने होठों के कोने से खून पोंछते हुए वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगे। जब वो खड़े हुए तब उन्होंने देखा कि दक्ष पहले से ही बहुत दूर जा चुका था। इससे उनका गुस्सा अंदर से उबलने लगा। 4 पर्वतीय संप्रदाय में यदि 17 से 18 वर्ष के युवक साधना के पथ पर साधारण ऊर्जा के 6वें या 7वें स्तर तक पहुंच गए थे, तो उनकी प्रतिभा को औसत के रूप में माना जाता था। जो लोग साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच गए थे, उन्हें उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता था। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। जहां तक उन युवकों की बात है जो 18 साल की उम्र में वास्तविक ऊर्जा के स्तर पर पहुंच गए हैं, उनकी शक्ति को पूरे कुनलुन देश में सम्मानित किया जाता था। इसके विपरीत यदि कोई 18 साल की उम्र तक साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता था, तो उसे दूसरों द्वारा नीचे दृष्टि से देखा जाता था। अतीत में दक्ष का स्तर इतना निम्न था कि अन्य लोग उसे एक बेकार और कचरे का टुकड़ा कहते थे। अन्य लोगों द्वारा उसे हमेशा धमकाया जाता था और वो सभी उसे बेकार समझते थे। दूसरी तरफ ये बात कि दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय में वापस आ गया है, संप्रदाय के शिष्यों के बीच बहुत तेजी से फैल गया। ये बात उन सभी तक सुरक्षा गार्ड्स ने फैलाई थी, जिन्हें दक्ष ने पहले घायल किया था। दक्ष कचरे के टुकड़े के नाम से पूरे 4 पार्वती संप्रदाय में प्रसिद्ध था। संप्रदाय के क्षेत्र में घूमते समय दक्ष ने देखा कि सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। उन सभी के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। जो कुछ हो रहा था उस पर दक्ष ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर आगे बढ़ते हुए दक्ष सीधे वहां के पुस्तकालय की ओर चला गया, जिसे जिंग इमारत के नाम से जाना जाता था। जिंग इमारत 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर एक स्थान था, जहां सभी शिष्यों को विभिन्न मार्शल साधना तकनीक और मार्शल कौशल प्रदान किए जाते थे। हर दिन कई शिष्य वहां जिंग इमारत में जाते थे। ये दिन भी कोई अलग नहीं था और इस समय जिंग इमारत में शिष्य भरे हुए थे। जब दक्ष जिंग इमारत के पास पहुंचा, तभी अचानक वहां एक आवाज आई, दक्ष। यह आवाज सुनकर दक्ष ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा और कुछ ही दूरी पर उसने एक किशोर का चेहरा देखा जो काफी ठंडा लग रहा है।